वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच एंड पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले नेट इनकम अप्रोच और नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच की डिस्कशन को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, उसी के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। Let's begin with our today's video. Now first is traditional approach. See, traditional approach is basically a middle or an intermediate approach. मतलब ये आती है बीच में नेट इनकम एंड नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच के बीच में। इसको बोला जाता है दैट इज इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नेट इनकम एंड नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। इसके अंदर नेट इनकम अप्रोच के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे बोला गया है that up to a certain point the judicious use of debt will increase value of company and reduce the cost of capital। कहने का मतलब है कि एक पॉइंट तक, मतलब जैसे ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे अगर आप डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी, इससे क्या होगा, इट विल लीड to reduction in your cost of capital which will lead to increase in the value of company. Why? Because cost of capital and value of company का दोनों का inverse relationship है और इसी relationship को मैंने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, जब आप डेट को एक लेवल तक ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेट इक्विटी मिक्स में तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल करती है, जिसकी वजह से आपका वैल्यू ऑफ कंपनी राइज करता है और इसी पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये क्राइटेरिया मीट हो रहा होता है। यहाँ तक तो ये नेट इनकम अप्रोच पे हो गई, लेकिन आगे ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहा गया है आप जब ऑप्टिमम लेवल को अटेन कर लेते, मानते हैं ये ऑप्टिमम लेवल है, इसके बाद अगर और एडिशनल डेट को यूज़ किया जाता है तो उसके वजह से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरने के बजाय बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क परसेप्शन इंक्रीज हो जाता है। जब उनका रिस्क परसेप्शन बढ़ जाता है वो डिमांड करने लगते हैं हायर रिटर्न्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर जाती है। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर जाती है इसी की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ कंपनी का तो इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए वैल्यू ऑफ कंपनी फॉल कर जाती है। तो यहाँ पे ये नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच जैसा हुआ। यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच का जो एक फैक्टर था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, वो नेट इनकम अप्रोच जैसी है, और दूसरा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी लेकिन अगर आप और ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, बिकॉज रिस्क परसेप्शन शेयर होल्डर्स का इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी और जो आपका रिडक्शन हुआ था वो कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा। यहाँ पे इट इज़ लाइक नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इन्फोसाइज करती है कि आपको एक ऑप्टिमल मिक्स ढूंढना चाहिए डेट एंड इक्विटी का, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ कंपनी मैक्सिमम हो रही है एंड आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। सो ट्रेडिशनल अप्रोच जुडिशियस यूज या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी पे इन्फोसाइज करती है। Next is MM approach. MM approach is one of the most important approaches for capital structure. इसको दिया था दो इकोनॉमिस्ट, पहले फ्रैंको मोदिगिलानी ने एंड सेकेंडली मर्टन मिलर ने इन 1958। MM approach broadly दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला, when there is absence of corporate tax जो कि 1958 में आई थी। सेकेंड, there is presence of corporate tax जो कि 1963 में MM ने दी थी। पहले हम बात करेंगे when there is absence of corporate tax, और ये अप्रोच आई थी 1958 में। दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ MM अप्रोच। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वर्जन है जिसमें हम कॉर्पोरेट टैक्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके दो अजम्पशंस होंगे, दो प्रोपोजिशन होंगे। प्रोपोजिशन नंबर 1,
प्रोपोजिशन नंबर 1 में ये बोला गया कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, दैट इज BL इज इक्वल्स टू VU। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीवर्ड कंपनी और अनलीवर्ड कंपनी कौन सी होती हैं। देखिए, लीवर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को यूज करती है, एंड अनलीवर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को नहीं यूज करती है, इसीलिए उसको अनलीवर्ड कंपनी बोलते हैं। ठीक, जो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज करेगी उसको बोलेंगे लीवर्ड, एंड जो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को नहीं यूज करेगी उसको बोलेंगे अनलीवर्ड। यहाँ पे MM ने एक पहला असम्पशन किया कि जो आपका VL इज इक्वल्स टू VU, दैट इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। देखिए यहाँ पे भी लिखा है जो आपकी अनलीवर्ड फर्म है, इट इज नॉट यूजिंग डेट, देयरफॉर इट इज फाइनेंस्ड ओनली थ्रू इक्विटी। एंड सेकंड यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म दैट इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, दैट इज यूज ऑफ डेट है यहाँ पे। ठीक, ऐसा क्यों है कि VL इज इक्वल्स टू VU? देखिए, जब आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ कॉर्पोरेट टैक्सेस को कंपनी ले ही नहीं रही है, इसका मतलब है जब कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं लेगी तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जब टैक्स नहीं लगेगा तो जो इंटरेस्ट ऑन डेट पे एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस जैसे यूटिलाइजेशन होता था वो एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं यूटिलाइज होगा। जब दोनों ही कंपनी, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, जो लीवर्ड कंपनी थी उसमें डेट था, उसमें एक फ़ायदा मिल रहा था, जब अगर टैक्स यूज़ होता, अगर टैक्स लगता तो एक फ़ायदा मिलता कि ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस हो जाता, जिसके वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता। लेकिन जब आप टैक्स को अज्यूम ही नहीं कर रहे हो तो फिर टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा ही नहीं। तो जहाँ पे जो लीवर्ड कंपनी है उसको भी टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस का फ़ायदा नहीं मिला और अनलीवर्ड कंपनी को तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसीलिए MM ने कहा कि VL इज इक्वल्स टू VU जब हमारा अजम्पशन ये है कि हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस को अज्यूम नहीं किया है। ठीक, यहाँ पे यही लिखा है कि अगर ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्सेस को अज्यूम कर ही नहीं रही है और वो अगर 100% डेट को भी यूज़ कर ले तब भी उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि जब आप टैक्स को अज्यूम ही नहीं कर रहे हो तो आप टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस कैसे बोलोगे इंटरेस्ट ऑन डेट को। इसीलिए MM अप्रोच ने जब उसने एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस को कंसिडर किया 1958 में, उसने ये बोला कि द कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इम्पैक्ट इट्स वैल्यू बिकॉज अ कंपनी विद 100% लीवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट ऑब्टेन एनी बेनिफिट्स बिकॉज टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पे यही उसने कहा कि वहाँ पे कोई भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन टैक्स को एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस ले ही नहीं रहे हो। प्रोपोजिशन 2 ये है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इट इज़ अ लीनियर फंक्शन टू द डेट इक्विटी मिक्स। कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी जब डेट का प्रपोर्शन डेट एंड इक्विटी मिक्स में बढ़ेगा। इट्स अ लीनियर फंक्शन, जैसे जैसे डेट और ज़्यादा यूज होता जाएगा डेट इक्विटी मिक्स में वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती जाएगी। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइसेस एंड ऑफसेट्स द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेट लीडिंग टू कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है इट इज़, आप सब जानते हैं, इट इज़ चीपर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट आप डेट पे करते हो दैट इज़ लेस जो आपको डिविडेंड पे करना होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जब कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करती है अपने डेट इक्विटी मिक्स में तो इसका कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है जो आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करती है। लेकिन जब इसी वजह से ही आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो भी राइज करती है बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो डिमांड करने लग जाते हैं हायर रिटर्न जब वो देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ हो रहा है डेट इक्विटी मिक्स में। इसी वजह से कि जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज करती है एंड इट ऑफसेट्स जो रिडक्शन हुआ होता है कॉस्ट ऑफ डेट में, देयर बाय लीडिंग टू कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पोर्शन में इट इज सेम लाइक नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच, लेकिन नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच में ना देकर MM अप्रोच ने यहाँ पे अपना एक ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन दिया था जिसको उसने बोला था जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज करती है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कांस्टेंट होता है, इसका रीज़न है आर्बिट्राज प्रोसेस।
देखो, आर्बिट्राज एक ऐसा प्रोसेस है, हम पहले रीड करने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट ए है और ये मार्केट बी है। मार्केट ए में एक आइटम ₹100 का मिल रहा है और मार्केट बी में वही आइटम ₹120 का मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट कमाना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं मार्केट ए में जाऊँगी और उस आइटम को 100 में लूँगी और वही आइटम को मार्केट बी में जाके ₹120 में सेल आउट कर दूँगी, क्योंकि मार्केट बी में जो उसका प्राइस चल रहा है वो 120 है। ऐसा करके मुझे प्रॉफिट मिलेगा ₹20 का। ऐसे ही मेरे जैसे और भी बहुत सारे बायर्स होंगे जो मार्केट ए में जाके उस आइटम को सस्ते में खरीदेंगे और मार्केट बी में जाके उस आइटम को महंगे में बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस इतनी बार होता रहेगा जिसके वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो मार्केट बी है वहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी उस कमोडिटी की, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो उसका प्राइस है वो डाउन हो जाएगा। जो वो प्राइस 120 था वो भी कहीं ना कहीं जाके अल्टीमेटली मार्केट बी में उसका प्राइस हो जाएगा 100। तो अगर मार्केट बी में भी 100 प्राइस और मार्केट ए में भी 100 प्राइस रहेगा तो ये एक इस्टेब्लिश हो जाएगी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की। तो यही होता है आर्बिट्राज प्रोसेस, जहाँ पे आप परचेज करते हो सिक्योरिटी फ्रॉम अ मार्केट जहाँ पे उसका प्राइस लेस होता है और जाके उसको सेल कर देते हो जहाँ पे उसका प्राइस ज़्यादा होता है। इसके बीच में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं, वो शेयर उस फर्म से लेते हैं जिसका प्राइस कम हो और कैपिटल गेन कर लेते हैं उसको सेल करने से उस शेयर को उस फर्म में जहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो। दिस प्रोसेस और बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर्स विल हैव इफेक्ट ऑन, इससे क्या होगा, जहाँ पे आपके प्राइस सस्ते थे जैसे मार्केट ए में, वहाँ पे या तो वहाँ पे प्राइस जो है 100 से 120 हो जाएगा। आप 120 अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाए तब भी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या तो ये होगा कि जहाँ पे प्राइस आपका ज़्यादा था वो कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, इसके वजह से एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस। यही एमएम अप्रोच ने कहा कि इसी आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से ऐसे दो फर्म्स जो कि अपने आइडेंटिकल हैं, इन द सेंस अपनी एसेट्स में होमोजेनस हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन सिर्फ उनका लीवरेज डिफरेंस है। मतलब कि कोई अगर डेट यूज़ कर रहा है, कोई सिर्फ डेट और इक्विटी यूज़ कर रहा है, या कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है, ठीक, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दोनों, इसीलिए जो आपका आर्बिट्राज प्रोसेस के थ्रू हम कहेंगे दोनों फर्म सेम है। दोनों में चाहे वो डेट यूज़ करे चाहे वो डेट एंड इक्विटी मिक्स यूज़ करे, फिर भी दोनों की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जाके एक ही जैसी हो जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के वजह से उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसके वजह से उसका वैल्यू ऑफ कंपनी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज एमएम अप्रोच की पार्ट 2 अप्रोच, एंड ये ज़्यादा रियलिस्टिक है बिकॉज रियल वर्ल्ड में टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इस अप्रोच को एमएम ने दिया था 1963 में। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे था कि जो हमने अभी पढ़ा, जहाँ एमएम ने एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस में बोला था जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, क्योंकि वहाँ अज्यूम करे थे टैक्सेस नहीं है, तो लीवर्ड कंपनी जो डेट यूज़ करती है उसमें से टैक्सेस माइनस नहीं हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे जब टैक्सेस प्रेजेंट है तो इसका मतलब है जो भी इंटरेस्ट डेट पे कंपनी पे कर रही होगी वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होगा, जिसके वजह से जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी होगी वो मोर देन हो जाएगी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी में जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो होगी मोर, क्योंकि यहाँ पे डेट के वजह से इट इज इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। यहाँ पे उसके पास अनलीवर्ड कंपनी में इक्विटी होती है, डेट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस का बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता, जिसके वजह से उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोर होगी एज कंपेयर्ड टू द वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी। इसी की वजह से वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज मोर देन वैल्यू ऑफ योर अनलीवर्ड कंपनी, और इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होता है वो यही होता है जो टैक्स शील्ड प्रोवाइड करी जाती है इंटरेस्ट ऑन डेट पे लीवर्ड कंपनी को। ठीक, इसीलिए एमएम ने कहा कि जब आप
क्या कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस जब एग्जिस्ट करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो डिक्लाइन करेगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन डेट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। देयरफॉर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट होगी इट इज लेस होगी। जब वो लेस होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लेस होगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू होगी लीवर्ड फर्म की दैट विल बी मोर। MM stated that the value of levered firm would exceed that of the unlevered firm by an amount equal to the levered firm debt multiplied by tax rate। कुछ नहीं, वो कह रहे हैं जो levered firm की जो वैल्यू जो भी ज़्यादा होगी as compared to the unlevered firm, वो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस किया गया जिसके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है। ये थी MM अप्रोच पार्ट 2, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस में MM कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस होगा जिसके लीवर्ड फर्म का, जिसके वजह से वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज़्यादा होगी अनलीवर्ड फर्म के मुकाबले। नाउ ये एक न्यू अप्रोच है, दैट इज द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल अप्रोच। ये भी कैपिटल अप्रोच की एक अच्छी अप्रोच है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं करी जाती। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको सजेस्ट किया था डोनाल्डसन ने, पॉपुलर इसको करने वाला है 1984 में मेयर्स एंड मोजुल्फ ने इसको थ्योरी को मॉडिफाई किया था और पॉपुलर किया था। इस थ्योरी में ये बोला गया है कि मैनेजर्स एक हायरार्की मतलब एक रैंक फॉलो करते हैं जब उनको चूज करना होता है कि फर्म को कैसे फाइनेंस करें। जब भी मैनेजर्स को पता है कि ये हमारा फर्म है, हमें इसको फाइनेंस करना है, तो एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बीच में जो मैनेजर्स हैं वो एक हायरार्की या वो एक रैंकिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं चूज करने के लिए कि पहले कौन से सोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर सोर्स। और उसमें पेकिंग ऑर्डर अप्रोच में यही बताया गया है कि पहले सबसे पहले इंटरनल फाइनेंसिंग को यूज़ किया जाता है। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स को जो कंपनी की हैं उनको पहले यूज़ किया जाता है। अगर रिटेन अर्निंग्स एग्जॉस्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं और या तो कंपनी को और फंड्स की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद आती है कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेस में। एक्सटर्नल सोर्सेस में भी सबसे पहले वो डेट को प्रेफर करती है। अगर डेट से भी उसके फंड्स नहीं अभी हो पा रहे हैं कंप्लीट, सेकंड वो इक्विटी को प्रेफर करती हैं। तो ये थी पेकिंग ऑर्डर अप्रोच कि अगर कंपनी मैनेजर्स चाहते हैं कि अगर उनकी कंपनी में फाइनेंस आए तो पहले रिटेन्ड अर्निंग्स से आए, अगर वो हो जाए तो उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में जाए जिसमें पहले डेट आए, उसके बाद इक्विटी विल बी द चॉइस ऑफ मैनेजर्स। अच्छा, अब ये सोचने वाली है कि ये ऑर्डर एक्चुअली होता ही क्यों है, यह ऑर्डर ऐसे क्यों टेक प्लेस करता है कि मैनेजर्स एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि इस सोर्स को पहले लें या बाद में। देखिए, जो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी है उसका ओरिजिन ही इसी बात से होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं दे हैव असिमेट्री इंफॉर्मेशन। असिमेट्री इंफॉर्मेशन का मतलब है दैट दे हैव अनइक्वल इंफॉर्मेशन दैन कंपेयर टू अदर्स। जो मैनेजर्स होते हैं फर्म के, उनके पास कहीं ना कहीं दे हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके रिस्क के बारे में एज कम्पेयर टू दी आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैनेजर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब मैनेजर्स के पास क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और जो आपके आउटसाइडर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं उनको हायर रिटर्न्स मिले। ठीक, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू देम एज मच एज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द मैनेजर्स, इसके वजह से वो डिमांड करने लगते हैं हायर रिटर्न्स, जिसके वजह से एक ऑर्डर फॉलो होता है। यहाँ पे हायरार्की का ऑर्डर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ऑर्डर है इट रिस्क इंक्रीजेस सो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इंक्रीजेस। यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो रिस्क है फर्म का वो इंक्रीज करता जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट जो इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की है वो भी इंक्रीज करेगी। सबसे पहला सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग। सबसे पहले मैनेजर्स प्रेफर करते हैं कि वो इंटरनल फाइनेंसिंग दैट इज रिटेन अर्निंग को यूज़ करें। रिटेन अर्निंग्स में ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को, ना ही उसको कोई फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी, ना ही उसको कोई डिविडेंड पे करना है। ठीक, उसके बाद सेकेंड आता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में भी डेट प्रेफर कर जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है इट इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बाय बिकॉज आप डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट देते हो दैट इज लेस दैन द डिविडेंड जो आप इक्विटी पे देते हो। द इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो भी डेट की लेस होती है।
इसीलिए सेकंड में डेट इशू होता है एंड लास्टली इक्विटी इशू होता है। इसके अलावा एक और होती है अप्रोच, इसी यही अप्रोच के अंडर है कि एक सिग्नल होता है, सिग्नलिंग टू इन्वेस्टर्स। पेकिंग ऑर्डर अप्रोच ने ये भी इंक्लूड किया कि जब भी कंपनी अपनी इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को यूज़ करती है तो एक सिग्नल जाता है इन्वेस्टर्स को कि कंपनी के पास इनफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, इनफ प्रॉफिट्स है जिसको वो यूज़ कर रही है आगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक, अगर कंपनी डेट को यूज़ करती है अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस में तो इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल जाता है कि कंपनी के पास फाइनेंस नहीं है लेकिन वो लेना चाह रही है, लेकिन कंपनी इतनी स्टेबल है कि वो डेट लेगी, बिकॉज इसका मतलब है डेट लेगी तो उसको एक रेगुलर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा डेटर्स को। तो ये भी कंपनी को पता है कि इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स है वो यही सोचते हैं कि कंपनी काफ़ी स्टेबल है अपनी अर्निंग्स में। तीसरा आता है इक्विटी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल जाता है कि कंपनी के पास रिसोर्सेस इतने फुलफिलिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी लैक कर रही है, इसीलिए वो अपने पार्ट को सेल कर रही है और नए शेयर होल्डर्स या नए ओनर्स बना रही है कंपनी के, क्योंकि उसके पास फाइनेंस लैकिंग है। तो यही सिग्नल जाता है इन्वेस्टर्स को कि इस समय कंपनी इतनी स्टेबल पोजिशन में नहीं है। ये थी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन गिव इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नेवर गिव अप, ऑलवेज कीप ट्राइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।